आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। और आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन की। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की कक्षा को करते हैं प्रारंभ। और आज पढ़ना है हमको स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन, और हम जानते हैं कि रिस्पायरेशन 3 चरणों में संपादित होता है। और पहला चरण है आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन यानी बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन में क्या होता है? बाह्य श्वसन में बच्चों होता है गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान सबसे पहले नाक के द्वारा वायुमंडल का हवा नाक के द्वारा श्वसन नली से होते हुए फेफड़े तक पहुंचता है, और फिर फेफड़े से हवा श्वसन नली से होते हुए नाक के द्वारा बाहर आ जाता है। यानी वायुमंडल से हवा पहले फेफड़े में जाता है और फेफड़े से हवा फिर नाक के द्वारा वायुमंडल में आ जाता है। तो हम पहला स्टेप में बात कर रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, यानी कि वायु का आदान प्रदान होता है। क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में? वायु का आदान प्रदान। तो वायु का आदान प्रदान किसके किसके बीच होता है? वायुमंडल तथा फेफड़ों के बीच होता है। वायुमंडल तथा फेफड़ों के बीच होता है। फेफड़ों के बीच होता है। क्या क्लियर है? अब जैसे हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो पहला तो सांस लेना हो गया, सांस लेना, इसको बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन, ठीक है। और दूसरा सांस छोड़ते हैं, क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं। तो सांस छोड़ना, एक्सहेलेशन। तो इसमें क्या होता है? एयर इन होता है। क्या होता है? एयर इन होता है। इसमें एयर इन होता है, यानी सांस लेने के दौरान हवा वायुमंडल से फेफड़े तक जाता है, यानी एयर क्या होता है? इन। और जब सांस छोड़ते हैं तो एयर आउट होता है, यानी फेफड़े से हवा नाक के द्वारा बाहर आ जाता है, एयर होता है आउट। तो अब समझना यह है कि जब हम हवा लेते हैं तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है? तो नहीं, हवा में जितने भी गैसेस हैं वो सारे हमारे शरीर के अंदर जाती है, यानी फेफड़े तक जाती है। तो जब हवा लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। कितना प्रतिशत होता है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.03%। कितना होता है? 0.03%। नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है बच्चों 78%। यानी जब हम सांस के रूप में हवा को अपने अंदर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन 78% होता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 16%, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 3.4%, यानी लगभग 3 से 4%, और नाइट्रोजन 78%। यानी एक चीज तो यहां से ये पता चला कि नाइट्रोजन का कोई उपयोग हमारे शरीर में या श्वसन में नहीं है। नाइट्रोजन का कोई भी उपयोग हमारे श्वसन में नहीं है। तो एक पॉइंट नोट डाउन करके लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? नोट लिखेंगे कि श्वसन में नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं होता है। उपयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है हमारे ब्लड के अंदर, यानी ब्लड में ये सॉल्युबल है ही नहीं। तो यहां से अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन पहले था 21%, अब ऑक्सीजन हो गया है 16%, यानी 5% ऑक्सीजन का उपयोग हमारे शरीर द्वारा कर लिया गया है। तो कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का? 5% ऑक्सीजन का उपयोग हमारा शरीर द्वारा कर लिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो
हवा के द्वारा गया था 0.03% और बाहर जब आया तो 3.4% के रूप में आया। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में CO2 कहीं ना कहीं बन रहा है और वो CO2 बन रहा होता है कोशिकीय श्वसन के दौरान। कोशिकीय श्वसन में पढ़ेंगे कैसे बनता है, तो क्लियर है। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में वायु का आदान प्रदान होता है वायुमंडल और हवा फेफड़ों के बीच। सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%, सांस छोड़ते समय ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 16%, CO2 का प्रतिशत सांस लेते समय 0.03%, सांस छोड़ते समय 3.4%, और नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%, या तो सांस ले रहे हो या सांस छोड़ रहे हो। तो एक बार यहां तक करेंगे नोट और बढ़ेंगे आगे। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? तो सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं और सेकंड स्टेप हमारा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसों का आदान प्रदान। क्या है? गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन करने का अर्थ है कि इस स्टेप में फेफड़े के बाद ही क्रिया होती है, यानी गैसों का जो हमारा CO2 और O2 है वो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में स्थानांतरित होंगी। तो इसमें लिखेंगे, इसमें गैसेस इस प्रक्रिया में गैसें, और कौन सी गैसें? मुख्य रूप से O2 तथा CO2 गैसें पूरे शरीर में स्थानांतरित होती है। कहाँ होती है? पूरे शरीर में स्थानांतरित होती है, यानी O2 और CO2 पूरे शरीर में घूमेगा। अब कैसे घूमेगा इसी को सीखना है। तो पहले O2 कैसे घूमेगा इसको सीखते हैं। यानी सबसे पहले क्या सीखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सीजन का परिवहन। अब देखिए, समझिएगा, जब फेफड़े के अंदर अशुद्ध रक्त आया है, क्या है? फेफड़े के अंदर अशुद्ध रक्त आया है, तो अशुद्ध रक्त में डिफ्यूजन प्रोसेस से ये ऑक्सीजन उसमें ब्लड में घुल जाते हैं और वो शुद्ध रक्त बन जाते हैं। और हीमोग्लोबिन में होता है, सॉरी, रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, यानी HB। हीमोग्लोबिन को क्या रिप्रेजेंट कर दी? HB। और इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो जाता है? जुड़ जाता है और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कहने का मतलब यह है कि जब अशुद्ध रक्त फेफड़े के अंदर आया तो डिफ्यूजन प्रोसेस से CO2 को रिप्लेस कर दिया गया O2 से, और वो O2 रक्त के हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब पूरे शरीर में घूमेगा। क्या होगा? पूरे शरीर में घूमेगा। ये क्या? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का संचरण पूरे शरीर में होता है, पूरे शरीर में होता है। हर ऑर्गन के पास जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन
और जहां पे भी CO2 की अधिक मात्रा होगी, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से टूट जाएगा Hb+O2 में, और वहां पे ऑक्सीजन की पूर्ति कर देगा और CO2 को अपने साथ फिर से फेफड़े के अंदर लेके चला आएगा। आगे लिखेंगे, शरीर के जिस हिस्से में शरीर के जिस हिस्से में शरीर के जिस हिस्से में या जिस अंग में जिस हिस्से में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और CO2 अधिक होता है, CO2 अधिक होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः Hb+O2 में टूटकर ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है, ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है, ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है। क्या करता है? ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है। क्या क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे ही किसी भी अंग के पास ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वहां ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, और टूटने के बाद वो फिर से आपको ऑक्सीजन दे देगा। जैसे HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, CO2 की सांद्रता अधिक हुई, ये पुनः किस में टूट जाएगा? Hb+O2 में। किसमें टूट जाएगा? Hb+O2 में, और ऑक्सीजन की क्या कर देगा? पूर्ति कर देगा। ये ऑक्सीजन का क्या कर देगा? सप्लाई कर देगा। ऑक्सीजन का क्या कर देगा? सप्लाई कर देगा। समझते हैं इसको कि सबसे पहले इस प्रक्रिया में होगा क्या? जो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़े के पास आएगा, और बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से CO2 को O2 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी CO2 हट जाएगा उस रक्त से, अशुद्ध रक्त से, और O2 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये O2 रक्त के हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के पूरे हिस्से में संचरित हो जाएगा, पूरे हिस्से में घूमेगा, और जहां जहां CO2 की अधिकता दिखेगी उसको फिर से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये ऑक्सीजन का सप्लाई वहां पे कर देगा, और वहां जो CO2 की सांद्रता अधिक थी उस CO2 को अपने साथ फिर से फेफड़े के अंदर लेकर के चलाएगा, और फिर से ऑक्सीजन जुड़ेगा, फिर घूमेगा, और यही प्रक्रिया क्या होगी? चलती रहेगी। तो यहां तक अगर अच्छे से कंप्लीट है तो आप यहां तक नोट करें, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। क्या क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे। चलिए, तो यहां पे आपने क्या सीखा कि सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त आया फेफड़े के अंदर, यहाँ फेफड़े के अंदर अशुद्ध रक्त आया, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर दिया गया, और उस रक्त में ऑक्सीजन मिल गया, और जो उस रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन था उस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ करके HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सर्कुलेट हो गया, संचरित हो गया, सर्कुलेट हो गया पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में ये क्या हो गया? संचरित हो गया। और जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों आगे बढ़ा, पूरे शरीर में बढ़ा, तो जहां पे भी इसने देखा CO2 को, जहां पे भी क्या देखा? CO2 को, ये बेचारा फिर से हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में टूट गया, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट गया, और वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? सप्लाई कर दिया, और ऑक्सीजन की क्या कर दिया? पूर्ति कर दिया। अब दूसरा जो हम सीखेंगे इसमें,
CO2 का परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 यानी कि CO2 का परिवहन, CO2 का परिवहन। CO2 पहुंचेगा कहाँ? फेफड़े तक तो ही पहुंचेगा, लेकिन ये अलग अलग माध्यम से पहुंचेगा। एक चीज और भी जान लीजिए, जो होता है ना, लगभग 98% ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा चलता है, 1.5% ऑक्सीजन प्लाज्मा इधर उधर ले जाते हैं। तो इसी तरीके से सारे कार्बन डाइऑक्साइड तो फेफड़े तक ही पहुंचेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? तो लगभग 70% जो कार्बन है वो पहुंचेगा आपका बाइकार्बोनेट के रूप में। किस रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में। जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 23% CO2 जो होगा, वो फेफड़े तक पहुंचेगा। किस रूप में? आपका पहुंचेगा कार्बोमीनो, कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, यानी कि ये हीमोग्लोबिन के साथ 23% CO2 कंबाइन होकर के पड़े। अब बाकी जो बच गया 7%, जो बाकी बच गया 7%, इसको प्लाज्मा पहुंचा देगा फेफड़े तक। तो प्लाज्मा द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे परिवहन होगा शरीर में? 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में फेफड़े तक पहुंचेगा। 23% कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचेगा फेफड़े तक, और बाकी का 7% कम पहुंचा देगा, प्लाज्मा पहुंचा देगा। और ये पहुंचेगा तो वही कहां पहुंचेगा? फेफड़े तक। ये तीनों कहां पहुंचेगा? फेफड़े तक ही पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? फेफड़े तक, क्योंकि फेफड़े ही इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा। क्या दिक्कत है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने सीखा क्या कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस क्या होता है। तो इसमें मुख्य रूप से पूरे शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घूमते हैं और ऑक्सीजन कैसे घूमते हैं, इसी को सीखना है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले हमारे रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया और पूरे शरीर में घूम लिया। अब घूमने के दौरान जहां जहां देखा कि CO2 की सांद्रता अधिक है, वहां ये HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन Hb+O2 में टूट करके ऑक्सीजन की पूर्ति कर दिया। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कैसे परिवहन होते हैं? तो 70% बाइकार्बोनेट के रूप में फेफड़े तक पहुंचते हैं, 23% कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़े तक पहुंचते हैं, और 7% प्लाज्मा के द्वारा हमारे फेफड़े तक पहुंचते हैं। तो अगर यहां तक क्लियर है तो हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप करेंगे नोट। तो पढ़ते हैं बच्चों आगे। और अब हमारा पढ़ना है इंटरनल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन बच्चों होता है कोशिकाओं के अंदर, इसलिए इसे हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। इंटरनल रिस्पायरेशन यानी अंतः श्वसन। क्या बोलेंगे इसको? अंतः श्वसन। और ये अंतः श्वसन कहाँ होता है? ये होता है कोशिकाओं के अंदर। ये तीसरा चरण है श्वसन का, और ये होता है कोशिकाओं के अंदर। और कोशिकाओं में भी माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यानी कोशिका द्रव के अंदर हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकता है। इसीलिए इस अंतः श्वसन को बच्चों हम कोशिकीय श्वसन भी कह देते हैं कई बार, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन इसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसका होता है विखंडन? यानी ग्लूकोज टूट जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी टूटेगा कई बार, और कई बार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या होता है? टूट जाता है CO2 में, H2O में और ATP में। कितने टूटता है? CO2, H2O और ATP में। यानी इंटरनल रिस्पायरेशन के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन। क्या होता है ग्लूकोज का विखंडन? किस रूप में? ATP के रूप में। और यही से हमको ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। यानी ये क्या है? हमारा ऊर्जा है। ऊर्जा का सिक्का इसको बोलते हैं, ऊर्जा का सिक्का या करेंसी बोलते हैं। ऊर्जा का करेंसी, ऊर्जा का सिक्का इसको बोलते हैं। तो ग्लूकोज का क्या होता है?
विखंडन हो जाता है। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन देखिए हो रहा है किसमें, आपका CO2 में, H2 और ATP में। लगभग 38 एटीपी, सॉरी लगभग नहीं, पूरे के पूरे 38 एटीपी बनते हैं यहाँ पे बच्चों। कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में कितना एटीपी बनता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसकी चर्चा हम करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल जानिए कि इंटरनल रेस्पिरेशन कोशिकाओं में होता है, और कोशिका में भी कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कोशिका द्रव के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकता है। और चूंकि ये कोशिका के अंदर होता है तो अंतः श्वसन को हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, और इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन होता है। किसका विखंडन होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है, और 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, और एटीपी का फुल फॉर्म आप जानते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फॉस्फेट से बना पदार्थ है, और इसमें हाई ऊर्जा है, यानी ज्यादा ऊर्जा है। एक होता है एडीपी, एक क्या होता है? एडीपी। एडीपी, एडीपी क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है वो, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट है, ठीक है। ये भी फॉस्फेट से ही बना पदार्थ, फॉस्फेट से बना पदार्थ, ये भी फॉस्फेट से बना पदार्थ, लेकिन ये निम्न ऊर्जा होता है। इसमें क्या होता है? निम्न ऊर्जा, लो एनर्जी इसके अंदर होता है, निम्न ऊर्जा होता है, निम्न ऊर्जा। ठीक है, और जब इस एटीपी में, सॉरी एडीपी के अंदर, इस एडीपी के अंदर, एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट जुड़ जाता है, फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है बच्चों एटीपी। क्या बन जाता है? एटीपी। तो इन सब की चर्चाएं करेंगे हम अगले कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।